हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का अनअकैडमी डिफेंस चैनल पे स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। फाइनली 9 AM की क्लास में थोड़ी सी डिले हुआ बिकॉज नेटवर्क इशू था, बट फाइनली सही है। कैसे हैं आप सभी? आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? चलो, क्या आप सभी बच्चों को मेरी आवाज़ आ रही है? अगर एक बार बताइएगा मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है एंड प्रेजेंटेशन आपको बिल्कुल साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा है, तो एक बार मुझे मैसेज के थ्रू आप बताएंगे कि हाँ सर, आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रहा है एंड एवरीथिंग इज़ ओके। जल्दी से आप बताएंगे, देन हम लोग क्लास को सर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाय मलय, कैसे हो आप? नमस्ते प्रतिमा मैम, राधे राधे, कैसी हैं आप? पल्लवी कैसे हो? करेंट अफेयर, चलो जल्दी से एक बार बताओ। सभी मैसेज का रिप्लाई करेंगे, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज की जो करंट अफेयर है सर, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। मैंने फिर से आपसे कहा है कि जितनी सारी मैं आपको टॉपिक लेके आ रहा हूँ वो कोई ना कोई इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं, है ना, या कोई ऐसे अग्रीमेंट हुए हैं। अग्रीमेंट भी ऐसे अग्रीमेंट पे जो कि इंपॉर्टेंट है, चाहे वो डिफेंस से रिलेटेड अग्रीमेंट हो, चाहे वो सिविल से रिलेटेड हो या कुछ भी हो, वो भी मैंने आपको कवर किया है। कल मैंने कवर किया था इंडिया और क्रोएशिया के बीच में जो रिलेशनशिप थी इंटरनेशनल लेवल पे, उसके इंपॉर्टेंस क्या थे, और इंडिया और क्रोएशिया के बीच का जो रिलेशनशिप था वो कब का था, मतलब आपस में जो संबंध था दोनों कंट्रियों के बीच में, वो कब से लेके कब तक का था एंड किस तरह से कंट्री डिवाइड हुई, एवरीथिंग मैंने कल आपको समझाया था एनालिसिस के थ्रू, ठीक है। तो ये जो क्लास सुबह वाली होती है 9 AM की, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 2 से 3 टॉपिक जो होता है डिटेल्स एनालिसिस करते हैं, जो कि आपके बहुत काम आते हैं। उसमें बीच से जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो बहुत काम आते हैं। तो जिस तरह से मैं आपको डेली 2 से 3 टॉपिक दे रहा हूँ करंट का, अगर आप उसको लिखते हो, इशूज़ को लिखते हो, यकीन मानो बहुत ही अच्छा आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और जितने सारे मैं कंटेंट आपको दे रहा हूँ, सिर्फ आपको उतना क्या करना है, राइट डाउन करना है। अगर आप इतना भी करते हो ना, तो आपको समझ में आएगा डेली के 2-2 टॉपिक कितने इंपॉर्टेंट रखते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है इस चीज़ को। प्रणाम प्रणाम मलय, कैसे हो? ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। बाकी बच्चे धीरे धीरे जुड़ते रहेंगे बिकॉज बच्चे लेट आते हैं, सर पहले आएंगे या सर कभी लेट आएंगे, बच्चे जल्दी आते हैं, तो ये कंटिन्यूसली चलता रहता है, ठीक है। तो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं एवरीबॉडी। चलो, करंट अफेयर डेली क्लासेस होती है, सभी बच्चे जाते हैं, इसमें कुछ बताना तो है नहीं, है ना। चलो, मैं सेल्फ रतन कुमार, मेंटर फॉर करंट अफेयर एंड जीएस। बाकी डिटेल्स सर आपके सामने स्क्रीन पे शो कर रहा है। हाँ, क्या क्या डिटेल्स है, क्या क्या डिटेल्स नहीं है। आगे बढ़ते हैं सर। आगे क्या है, इंडियाज़ लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर सर आप मेरे संग क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो। CDS एपकेट CAPF विद इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे आप सर मेरे संग क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो। एंड व्हाट यू विल गेट, आपको अनअकैडमी पे क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, तो डेली लाइव क्लासेस मिल सकती हैं, स्ट्रक्चर्स कोर्स मिलते हैं, लाइव टेस्ट क्विजेस मिलती, अनलिमिटेड सर क्या है, एसेस मिलता है। ये रहा अनअकैडमी का लर्निंग है। इतने सारे बच्चों ने डाउनलोड किया है, आप भी जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, जिससे क्या होगा, जितनी सारी स्पेशल क्लासेस हैं, जितने सारे स्पेशल क्लासेस हैं, ये भी आप क्या करोगे सर, वॉच कर सकते हो। सी ऑल करने पे ऑल स्पेशल क्लासेस क्या होंगी सर, ओपन हो जाएंगी और आराम से क्लासेस आप देख सकते हो, ठीक है। ये रहा कोर्स फॉर CDS एंड एफकेट कैटेगरी में, इतने सारे कोर्सेज यहाँ पे चल रहे हैं सर, ठीक है। सेम एज इट इज़ आपके एयरफोर्स कैटेगरी में, किसमें सर, एयरफोर्स, ठीक है, NDA और सर नेवी, ठीक है, इन सब कैटेगरी में भी लगभग 1400 प्लस कोर्सेज क्या है सर, लॉन्च है, चल रही है। आप इसको भी एसेस कर सकते हो, सेम एज इट इज़ SSC, बैंक, ठीक है, और सर क्या है, UPSC या स्टेट VCS, स्टेट PCS, सभी के कोर्सेज लॉन्च है अनअकैडमी पे। आप सभी कोर्सेज को अवॉइड कर सकते हैं। एंड दिस इज़ माय रेफरल कोड। अगर आप इस रेफरल कोड का यूज़ करते हैं किसी भी फ्री क्लासेस को देखने के लिए, तो जो आपकी फ्री क्लासेस होंगी सर वो ओपन हो सकती हैं, ठीक है। तो इस कोड को ज़रूर से यूज़ करिएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। एंड ये मेरी पूरी फ्री क्लासेस पब्लिश्ड हैं, आप इसको क्या करते हो सर, जाके देख सकते हो। मैंने 1600 प्लस MCQs कराए हुए हैं करंट अफेयर के, जनवरी से लेके मई तक का। ये क्विजेस ज्वाइन करने का तरीका है सर, ये टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अभी आज बेनिफिट चल रहा है, ये 30 सितंबर तक आपको अनअकैडमी पे ऑफ़र चल रहा है।
ये उनके लिए है जो बच्चे सीडीएस एप्केट सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं। अगर वो 12th मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, कितने मंथ का, 12th मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो उन्हें 12th मंथ के लिए एसएसबी जो इंटरव्यूज़ वाली कहानी होती है ये बिल्कुल भी फ्री मिलेगा। क्या मिलेगा सर, ये बिल्कुल भी फ्री मिलने वाला है, ठीक है। इससे पहले पेमेंट लगता था बट अभी फ्री है। कब तक सर, 30 सितंबर तक। और जो बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है वो ये चल रहा है कि अनअकैडमी आपको 25% का क्या कर रहा है सर, डिस्काउंट दे रहा है। ये डिस्काउंट कैसे मिल रहा है समझना है यहाँ पे, कि 15% तो आपको मिलेगा अनअकैडमी की तरफ से और 10% मिलेगा ये आर लाइव कोड यूज़ करने पे। ये आर लाइव कोड यूज़ करने से मिलेगा। ये आज ही लास्ट डेट है, क्या है सर, ध्यान रखिएगा, आज ही सर क्या है, लास्ट डेट है, ध्यान रखिएगा सर, आज ही क्या है, लास्ट डेट है। क्यों, 17 सितंबर तक ही ये ऑफ़र है। तो आज अगर अभी तक आपने नहीं लिया है तो आज रात में 12 बजे के पहले तक आप क्या करिए, इसको अवॉइड कर लीजिए, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। सेम यहाँ पे आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सिर्फ आर लाइव कोड यूज़ करिएगा, बस आपको कुछ भी नहीं करना है। आर लाइव कोड अगर आप यूज़ करते हो तो आपको आराम से 25% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे है, दिस इज़ माय रेफरल कोड, इसको यूज़ करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं कोई भी। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग आते हैं सर एनालिसिस पे, जो हमें डेली का एनालिसिस सर करना होता है, ठीक है। चलो पहला आपको क्या दिखाई दे रहा है सर, कि यहाँ पे दिखा रहा है इंडिया यूएस अग्रीमेंट फॉर एयर लॉन्च अनमैन्ड एयर व्हीकल्स। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये बहुत ही अच्छी बात है, दो कंट्रियों के रिलेशन के बीच की बातें कही जा रही है और साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि दोनों कंट्रियों के बीच में कौन सी अग्रीमेंट रिसेंटली हुई है। तो अनमैन्ड क्या है, एरियल व्हीकल्स है, मतलब कह सकते हैं इसको हम ड्रोन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं सर जी, ये ड्रोन हो सकता है, ठीक है। ये क्या है सर, ड्रोन पे क्या हुआ है सर, अग्रीमेंट हुआ है। क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हुआ है, और इंडिया और यूएस के बीच में हाल ही में कौन कौन से अग्रीमेंट हुए हैं, एवरीथिंग आपको इस क्लास में मिल जाएगा। सेकंड चीज़ कि इंडिया और यूएस का जो रिलेशन है किस तरह का है, ट्रेडिशनल है या अभी जो है व्यवहारिक है, किस तरह का है, ये भी चीज़ें आपको दिखाई देगी। और इसके इम्पोर्टेंस क्या है, फ्यूचर में आने वाली इम्पोर्टेंस क्या होंगी, क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर सकता है भारत या यूएसए, एवरीथिंग आपको इस एनालिसिस में सर क्या है, मिल जाएगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिस तरह से आपको कंटेंट मैंने किया है, सब टाइटल बस आपको क्या करना है, उस तरह से लिखते रहना है, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। हाय रविंद्र, जय हिंद, कैसे हो, ठीक है। चलो क्लास को सर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझना कि क्या कहानी है यहाँ पे, कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो समझेगा उसी को समझ में आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि इंडिया यूएस अग्रीमेंट फॉर एयर लॉन्च अनमैन्ड क्या है, एरियल व्हीकल, मतलब क्या कह रहा है कि एयर, ठीक है, लॉन्च अनमैन्ड एरियल व्हीकल हेतु भारत और अमेरिका के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ है। अग्रीमेंट कैसा है इस चीज़ को समझिएगा। रिसेंटली इंडिया एंड यूएस हैव साइन अ प्रोजेक्ट अग्रीमेंट PA, ध्यान रखिएगा, PA का मतलब होता है प्रोजेक्ट अग्रीमेंट टू ज्वाइन डेवलप एयर लॉन्च अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ध्यान रखिएगा, ALUAV, और ड्रोन्स दैट कैन बी लॉन्च फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट। देखो कितनी अच्छी बातें हैं, इससे हमारा एयरफोर्स भी क्या होगा सर, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। क्यों होगा सर, जब एयरफोर्स के पास अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स मतलब ड्रोन होगा, मतलब एयरफोर्स के पास ड्रोन है, उसमें कोई भी मैन बैठा नहीं रहेगा, कोई आदमी बैठा नहीं रहेगा, जो भी चीज़ें कंट्रोलिंग होगी वो रिमोट के जरिए कंट्रोलिंग होगी। अगर हमारे एयरफोर्स को मिलता है तो कहीं ना कहीं हमारे जो सोल्जर्स हैं वो भी बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। ये वही उसी दिशा में चलता हुआ एक पहली कदम है। इसमें कह रहा है कि रिसेंटली इंडिया और यूएस के बीच में एक साइन हुआ है प्रोजेक्ट, उसका नाम ध्यान रखिएगा, ज्वाइंटली डेवलप अ एयर लॉन्च, मतलब एयर लॉन्च अनमैन्ड एंड एरियल व्हीकल्स ऑन ड्रोन दैट कैन लॉन्च फ्रॉम द एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट के जरिए उसको लॉन्च किया जा सकता है। इस चीज़ पे क्या किया गया है सर, अग्रीमेंट किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं सर, यहाँ पे कहता है द PA है ना, द प्रोजेक्ट अग्रीमेंट वॉज साइन अंडर द ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप एयर सिस्टम इन द डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव DTTI बिटवीन इंडियाज एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड द US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो अग्रीमेंट हुआ है, ये जो प्रोजेक्ट अग्रीमेंट हुआ है, किसके बीच में हुआ है, अंडर द ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप एयर सिस्टम इन द डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रेड इनिशिएटिव DTTI एंड between India's Ministry of Defense MOD
एंड द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस डीओडी के बीच में क्या हुआ है सर, ये अग्रीमेंट हुआ है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आगे आ जाओ। अब कहता है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट कैसा है, अबाउट द पीए मतलब क्या है, अबाउट द प्रोजेक्ट अग्रीमेंट, प्रोजेक्ट अग्रीमेंट के बारे में जान जाते हैं कि इसका एम क्या है, इससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है, इससे क्या नुकसान मिलने वाला है, ठीक है। देखो अबाउट द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। कहता है एम, it aims toward a design, development, demonstrations, testing and evolutions of a system to co-develop an ALUAV प्रोटोटाइप। मतलब कह रहा है कि ये जो बनाया गया है इसका जो मेन एम है वो ये है कि दोनों देश आपस में मिलके टूवर्ड द डिज़ाइन एंड डेवलप द डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब कह रहा है दोनों देश आपस में मिलके क्या करेंगे, सिस्टम को बनाएंगे और टेस्टिंग एवोल्यूशन ऑन सिस्टम टू मतलब आपस में मिलके क्या करेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से, अगर हम एक वर्ड में बोले कि बहुत ही अच्छी तरह से चीज़ों को टेक्नोलॉजी का यूज़ करके क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। पहले इंडिया और भारत के बीच में जो रिलेशन इंडिया और यूएस के बीच में जो रिलेशन रहा है वो ट्रेडिशनली रिलेशन चलता आ रहा है, बट अब ये क्या करने वाले हैं, उस रिलेशन को भी चेंज करने वाले हैं। लाइक कह रहा है कि पीए, ठीक है, यहाँ पे प्रोजेक्ट अग्रीमेंट फॉर द ALUAV फेल अंडर द रिसर्च डेवलपमेंट टेस्टिंग एंड इवोल्यूशन मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड द यूएस, ठीक है। डिफेंस क्या है सर जी, यूएस की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडिया के बीच में हुआ है ये एग्रीमेंट। इट वाज द फर्स्ट साइन, ये जो अग्रीमेंट पे पहली बार साइन किया गया था वो 2006 में सर साइन किया गया था एंड इसको फिर से रिन्यू कर दिया गया है 2015 में, फिर से इसको क्या किया गया है सर, रिन्यू किया गया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। प्रतिमा मैम नमस्ते, ठीक है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखना यहाँ पे, अभी हमने एम देख लिया कि इस प्रोजेक्ट का एम क्या है, इंडिया के लिए बेनिफिशरी है कि नहीं है, तो दोनों कंट्रीज़ के लिए बेनिफिशरीज़ है, हमारी एयरफोर्स के लिए बेनिफिशरीज़ है, हमारे सोल्जर्स के लिए बेनिफिशरीज़ है, वो एयरक्राफ्ट के जरिए क्या करेंगे, इस एरियल व्हीकल्स मतलब बोले तो ड्रोन को छोड़ सकते हैं और ड्रोन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे एयरफोर्स की भी ताकत क्या होगी सर, स्ट्रांग होगी। तो आगे क्या लिखता है कि इंडियन पार्टिसिपेंट्स, मतलब कहता है भारतीय जो हमारे हैं वो प्रतिभागी हैं, कैसे हैं, यहाँ पे लिखा है क्या क्या लिखा है, प्रोजेक्ट अग्रीमेंट आउटलाइन द कोलाब्रेशन बिटवीन द एयरफोर्स रिसर्च लेबोरेटरीज, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है, पीए आउटलाइन द कोलाब्रेशन बिटवीन द एयरफोर्स रिसर्च लेबोरेटरीज एंड इंडियन एयरफोर्स एंड डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ के बीच में पार्टिसिपेट हुआ है। ये इंडियन एयरफोर्स की जो लेबोरेटरीज है एंड इंडियन एयरफोर्स एंड डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब डीआरडीओ के बीच में सर क्या है, पार्टिसिपेट किया गया है, ये तीनों हैं। अब एक्विजिशन का मतलब कहता है, यहाँ पे ध्यान से समझना, एक्विजिशन का मतलब क्या कहता है कि किस तरह से ये आगे की ओर बढ़ेगा, क्या होगा सर, किस तरह से सर ये आगे की ओर बढ़ेगा, इसका क्या बेनिफिट होने वाला है, क्या बेनिफिट नहीं होने वाला है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट स्टेबलाइज एट द डीआरडीओ एंड द एरोस्पेस सिस्टम डायरेक्टरेट एंड एट द एयरफोर्स रिसर्च लेबोरेटरीज अलॉन्ग विद द इंडियन एंड यूएस एयरफोर्स आर द प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ पीए। मतलब देखो इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए कौन साथ में होगा सर जी, डीआरडीओ होगा, एयरफोर्स रिसर्च एंड लेबोरेटरीज होगा अलॉन्ग विद द इंडियन यूएस एयरफोर्स, साथ ही साथ क्या होगा, यूएस का एयरफोर्स होगा एज द प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन, मेन जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो यूएस का एयरफोर्स होगा। ये सभी मिलकर क्या करेंगे, इस चीज़ को आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीए, पीए का मतलब होता है प्रोजेक्ट अग्रीमेंट। क्या होता है, प्रोजेक्ट अग्रीमेंट। समझ में आया मले समझ में आया कि क्या होता है पीए, प्रोजेक्ट अग्रीमेंट होता है। थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है कंटेंट, इसको मैं नेक्स्ट टाइम तो देखूंगा सही करा दूंगा, ठीक है। चलो आगे बोलता है सिग्निफिकेंस, इसके इंपॉर्टेंस क्या है। ये जो अग्रीमेंट हुआ है इंडिया एंड यूएस के बीच में, ये जो एरियल व्हीकल्स का हुआ है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अग्रीमेंट तो होता है, चलो ठीक है सर अग्रीमेंट हो गया, लेकिन सर इसके इंपॉर्टेंट क्या है, फ्यूचर में जाके क्या होने वाला, ढेर सारे क्वेश्चन आपके माइंड में उठते हैं। तो जो जो क्वेश्चन क्रॉस उठ रहे हैं वो सब आपको रिटर्न में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आपको दिखाई दे रहा है कि इसके क्या है सर, सिग्निफिकेंस क्या है। इट वाज द सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड द डिपेंडिंग डिफेंस टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन बिटवीन द टू नेशन थ्रू द को डेवलपमेंट ऑफ अ डिफेंस इक्विपमेंट। मतलब सिंपल से कह रहा है कि ये जो समझौता हुआ है, जो भी इक्विपमेंट होगा उसमें साथ में मिलकर काम करने की बातें कही गई है और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करेंगे और क्या करेंगे, एक अच्छा रिलेशन बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। सिंपल सी बात है, जब दोनों कंट्रीज क्या करेंगे, नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे
करेंगे और साथ में बैठ के क्या करेंगे, आगे एक संग बढ़ने की बातें करेंगे, डेवलपिंग की बातें करेंगे। उससे क्या होगा, दोनों कंट्री के बीच में रिलेशन जो है वो भी कहीं ना कहीं सर क्या होगा, स्ट्रांग होगा। इकोनॉमिकल रिलेशन हो चाहे पॉलिटिकल रिलेशन हो वो भी स्ट्रांग होगा। और इंडिया यूएस के बीच में वैसे भी आप जानते हो जब डोनाल्ड ट्रंप थे कहीं ना कहीं बहुत अच्छी रिलेशंस थी, इस टाइम थोड़ा सा डगमगाया है। बट हाँ, एक ऐसे कूटनीतिक जो पॉलिटिशियन होते हैं जैसे लाइक प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो वो कब कहाँ क्या होता है वो हम सब देखते भी हैं। बट हाँ, एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि रिलेशन को बनाए रखना, और वो भी पॉजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ममता राधे राधे बेटा, क्लियर है। चलो, तो ये सब चीज़ें आपके दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे फ्यूचर में क्या होने वाला है, सिग्निफिकेंस में हमने देखा उसके इंपॉर्टेंस क्या थे, महत्व क्या थे। आगे कहता है कि इट कुड इन द फ्यूचर लीड टू ज्वाइन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्या है, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट अनेबल ड्रोन स्वॉर्म कैपेबल फॉर बीइंग अ लॉन्च फ्रॉम एयरक्राफ्ट टू ओवरवेल्म एंड द एडवाइजरी एयर डिफेंस सिस्टम। मतलब कह रहा है कि फ्यूचर में अगर हम सब फ्यूचर में जाएंगे, देखो सिंपल सी बात है, अभी जितने सारे अग्रीमेंट हो रहे हैं, चाहे इंडिया चाहे अनदर कंट्री के बीच में, जो हमारा मेन मकसद है, ठीक है, हमारा भारत का जो मेन मकसद है वो ये है कि आत्मनिर्भर बनाना, किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग हम भारत को बनाया जाए। अभी तक भारत क्या करता था, चीज़ों को एक्सपोर्ट करता था, खरीदता था, लेकिन अब क्या है कहानी, भारत क्या कर रहा है सर जी, अब यहीं पे क्या कर रहा है सर, बना रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। तो इसको बनाने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2020 में ही आपने देखा था आत्मनिर्भर नाम का इन्होंने पैकेज को लॉन्च किया हुआ था। उसके तहत इन्होंने कहा था कि हम बढ़ावा देंगे, किसको बढ़ावा देंगे, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देंगे। कहां पे देंगे सर, अपने प्यारे भारत में देंगे। तो इसके तहत इन्होंने क्या किया, एफडीआई को बढ़ा दिया था, जो 47% एफडीआई था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसको बढ़ा के इन्होंने 74% कर दिया। अब बात इस पे आई कि भाई पूरी देश में देखा जा रहा है कि एक तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ये कह रहे हैं कि भैया हमारे को देश को आत्मनिर्भर बनाना है, मतलब क्या है, खुद के इंडियन जो प्रोडक्ट होंगे, मैन्युफैक्चर इंडियन होंगे, उसको क्या करेंगे, बेचेंगे। लेकिन ये उन्होंने क्या कर दिया, एफडीआई को बढ़ा दिया। इससे क्या होगा, फॉरेन की जो कंपनीज होंगी, फॉरेन के जो इन्वेस्टर होंगे वो ज़्यादा हमारे इंडिया में बढ़ जाएंगे। तो इंडिया को कहाँ से बढ़ावा मिलेगा। लेकिन मेरे दोस्त समझो, बिहाइंड की पिक्चर बहुत बड़ी है। हमारा इंडिया इतना डेवलप अभी नहीं है, अभी बहुत सारी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है जो कि यूरोपियन कंट्री के पास है। तो अभी ये सिचुएशन है कि किस तरह से पहले चीज़ों को हम सीखें, और सीखने के बाद हमारे ऑलरेडी इंडिया में इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, टेक्निकल्स है, साइंटिस्ट है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सीखने के बाद वो खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो इस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या किया है कि एफडीआई को बढ़ाया, जिससे फॉरेन की कंपनीज आके इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगी, और जो हमारे इंजीनियर्स हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जब उनके संग काम करेंगे तो उस चीज़ों को बहुत अच्छे से और बारीकी से सीख सकते हैं। सीखने के बाद हम उनको सेकेंड टाइम थोड़ी बुलाएंगे कि भैया आप आओ हमारे यहाँ फिर से बनाओ, तब तो हमारे इंजीनियर्स ही बनाएंगे ना, वही तो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे ना। तो एक बार का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन फ्यूचर में आने वाले सालों तक क्या करेंगे, हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर बन जाएंगे। इंडिया कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। और आपको दिखाई भी दे रहा है कि बनते हुए, आप गुजरात के केवड़िया में चले जाओ, कई सारे मैन्युफैक्चरिंग हब खुल चुके हैं जो कि डिफेंस से रिलेटेड है, डिफेंस से इक्विपमेंट बन रहे हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे हैं। सेम इसमें भी कहा गया है कि ये जो अग्रीमेंट आपस में हो रहा है, ये जो ड्रोन बनाया जा रहा है, अनमैन्ड ड्रोन है, अगर वो इंडिया में बनता है तो डीआरडीओ एंड एयरफोर्स लैबोरेटरीज में बन सकता है विद द हेल्प ऑफ यूएस एयरफोर्स। यूएस एयरफोर्स क्या करेगी, इसमें हेल्प करेंगे। तो कहीं ना कहीं इंडियन जो हमारे एयरफोर्स टेक्निकल्स होंगे, साइंटिस्ट होंगे, इंजीनियर्स होंगे, उनको भी काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, चीज़ों को सीखेंगे, और फिर इंडिया में क्या होगा सर, मैन्युफैक्चरिंग होना चालू हो जाएगा। समझ में आ रहे हो। हाँ जी, बिल्कुल सही है, एफडीआई बहुत अच्छा अमल है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपस में आती हैं। किसी भी कंट्रीज़ के बीच में जब रिलेशन होता है ना, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाना होता है इंटरनेशनल लेवल पे, ये सभी चीज़ें मायने रखती हैं कि आप किस तरह से उसको इनिशिएट कर रहे हो। तो ये चीज़ भी हमारे भारत के लिए बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ एक चीज़ और भी है यहाँ पे इन्होंने और भी बोला है कि सर, ठीक है, यहाँ पे आगे क्या है समझना, डिफेंस ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, मतलब कहता है रक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी पहल। मतलब क्या है कि ट्रेड, डिफेंस ट्रेड का मतलब हो गया कि डिफेंस से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट है, जो भी वेपन्स है, उसको किस तरह से हम मार्केट में बेच सकते हैं, किस तरह से इसका हम व्यापार कर सकते हैं। तो डिफेंस ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, DTTI, मतलब कह रहा है कि डिफेंस में किस तरह से हम टेक्नोलॉजी को इनिशिएट कर सकते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी ला सकते हैं। लाइक क्या है सर जी, यहाँ पे एरियल व्हीकल्स, मतलब जिसको हम ड्रोन कहते हैं,
हैं। तो ये भी एक नई टेक्नोलॉजी है, अनमैन्ड है, मतलब इसमें कोई आदमी बैठेगा नहीं, बड़ा सा होगा। आपको अभी हम आपको दिखाते हैं, ड्रोन भी दिखाएंगे किस तरह का ये ड्रोन है, बड़ा सा होगा, कोई भी बैठेगा नहीं, इसको रिमोट के जरिए कंट्रोल किया जाएगा। इससे एक फ़ायदा मिलेगा। सपोज दैट कि अगर हम बॉर्डर पे हैं और हमारी एयरफोर्स इस ड्रोन का यूज़ करती है, लाइक अगर नियरेस्ट कंट्री पाकिस्तान है या कोई भी चाइना है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, अगर ये कंट्रीज़ हमारे इंडिया के अंदर, हमारे सीमा के अंदर नज़र बनाती हैं, उस केस में एयरफोर्स इस अनमैन्ड ड्रोन का यूज़ करके उनके जो भी इक्विपमेंट होंगे उसको क्या कर सकती है सर, उसको ख़राब कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है। उस केस में हमारे किसी भी सोल्जर्स को कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, हमारे ऑल सोल्जर्स क्या होंगे सर, सेफ होंगे। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और धीरे धीरे इसका एक्सपोर्टर भी इंडिया बनेगा। मैन्युफैक्चर इंडिया में होना चालू होगा तो इंडिया भी एक्सपोर्टर बनेगा। जब इंडिया एक्सपोर्टर बनेगा तो जो नियरेस्ट की कंट्रीज़ होंगी एशिया के, लाइक चाइना को छोड़ दो, बाकी वियतनाम हो गया, मलेशिया हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, इन सब कंट्रियों, भूटान हो गया, इन सब कंट्रियों को भारत क्या करेगा, बेच सकता है। जब भारत बेचेगा ना तो कहीं ना कहीं भारत की रेवेन्यू भी क्या करेगी, अपग्रेड करेंगी। और जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का सपना है $5 ट्रिलियन भारत को बनाना इकोनॉमी में, वो कहीं ना कहीं बनते हुए दिखाई देगा। तो ये एक अच्छी पहल है, हर एक सेक्टर में किया जा रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। वेरी गुड मॉर्निंग हर्ष शर्मा, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। यहाँ पे फॉर्मेशन कह रहा है कि DTTI का जो फॉर्मेशन हुआ था, गठन हुआ था, वॉज अनाउंस 2012 में इसका अनाउंसमेंट किया गया था एज एन एम्बिशन इनिशिएटिव फॉर द को प्रोडक्शन एंड द को डेवलपमेंट ऑफ मिलिट्री सिस्टम बट हैज़ नेवर रियली टेकन ऑफ डिस्पाइट सर्वल एफर्ट्स। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जो भी DTTI का जो अनाउंसमेंट किया गया था 2012 में किया गया था, ध्यान रखिएगा, और ये जो है सैन्य प्रणालियों के सह उत्पादन और सह विकास के लिए एक महत्वाकांक्षी पहल के रूप में घोषित किया गया था। मतलब क्या है कि डिफेंस से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट होगा उसके लिए टेक्नोलॉजी देना, उसको क्या करना, प्रोडक्शन बढ़ाना, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करना, वो सब चीज़ें क्या होगा, DTTI के अंतर्गत होगा। इसका गठन 2012 में सर हुआ था, ध्यान रखिएगा। लेकिन कई प्रयासों के बावजूद इस पहल में वास्तव में कोई प्रगति नहीं की जा सकी है। मतलब अभी तक DTTI में कोई भी प्रोग्रेस दिखाई नहीं दिया है। तो ये जो आया है एयर अनमैन्ड, जो आपको दिखा रहा है एरियल व्हीकल्स, ये भी एक अच्छी इनिशिएट है। DTTI कहीं ना कहीं प्रोग्रेस करेगा, टेक्नोलॉजी आएगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, एक्सपोर्टर्स बढ़ेंगे, तो ये भी क्या है, कहीं ना कहीं आगे की ओर काम करेगा, जो 2012 में स्टेबलाइज किया गया था। तो ये अच्छी है, हर एक कंट्रियों के सर बीच में सर क्या है, होता है। ठीक है, आगे आते हैं सर। अब देखो ये जो बना है इसका एम क्या है, उद्देश्य क्या है, टू स्ट्रेन द US एंड इंडियंस डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस by moving away from the traditional buyer seller dynamic tour and more collaborative approach। मतलब कह रहा है यहाँ पे कि जो पारंपरिक क्रेता विक्रेता की धारणा के बजाय सहयोगी दृष्टिकोण की ओर आगे बढ़ते हुए अमेरिका और भारत के रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करेगा। मतलब कह रहा है सिंपल सा, जो लोग क्या करते हैं, इक्विपमेंट को, डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट को खरीदते हैं और बेचते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं, खरीदते हैं और बेचते हैं, एंड मूविंग अवे फ्रॉम द ट्रेडिशनल बायर सेलर, जो पहले की तरह हम करते थे कि पहले के समय में खरीदा और बेचा, बट अब थोड़ा सा चेंजिंग की ज़रूरत है। आपस में डायनेमिक टू एड ऑन मोर कोलैबोरेटिव अप्रोच, मतलब आपस में मिल के क्या करें, बात करें और किस तरह से इसको चेंजिंग ला सकते हैं, नई तरह से कर सकते हैं, आपस में कोलैबोरेशन कर सकते हैं। दिस वुड बी थ्रू द एक्सप्लोरिंग न्यू एरियाज ऑफ द टेक्नोलॉजी, कोलैबोरेशन थ्रू को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन। मतलब क्या है कि आपस में मिलके आपसी सहमति से किस तरह से डेवलपमेंट कर सकते हैं एंड किस तरह से प्रोडक्शन कर सकते हैं, इस पे भी हम सहमति बना सकते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इसकी एम इम्पॉर्टेंट है, एम को याद रखिए क्यों ये किया गया है। ठीक है, आगे आ जाओ। अब ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट क्या है ये समझिएगा। द प्रोजेक्ट अंडर DTTI, अभी मैंने बताया DTTI क्या होता है, इसको 2000 सर क्या है 12 में इसका क्या किया गया था सर, गठन किया गया था। हैव बीन आइडेंटिफाई एज अ नियर मीडियम एंड अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। द नियर, ध्यान रखिएगा, टर्म प्रोजेक्ट इंक्लूडेड सो फॉर एयर लॉन्च स्मॉल अनमैन्ड सिस्टम, ड्रोन ऑन लाइट वेट स्मॉल आर्म्स एंड टेक्नोलॉजी एंड इंटेलिजेंट सर्विलांस टारगेटिंग द क्या है सर जी, रिकोनाइजेंस स्टार सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये,
ध्यान रखना, मतलब कह रहा है कि किस तरह से आपसी सहयोग के जरिए लॉन्ग टर्म में क्या करेंगे, हम इस अग्रीमेंट पे साइन कर सकते हैं और जो भी परियोजनाएं होंगी एयर लॉन्च स्मॉल अनमैन्ड सिस्टम ड्रोन के द्वारा या लाइट वेट स्मॉल या आर्म टेक्नोलॉजी या इंटेलिजेंस सर्विलांस टारगेटिंग एंड रिकोनेसेंस सिस्टम शामिल होंगे इस अग्रीमेंट के अंतर्गत। ये भी बहुत अच्छी लाइन है। आगे कहता है कि द मीडियम टर्म प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई एयर आ मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस सोल्यूशन एंड वर्चुअल ऑगमेंट मिक्स्ड रियलिटी फॉर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस। और मतलब कह रहा है कि ये जो अग्रीमेंट हो रहा है, ये जो परियोजना है समुद्री डोमेन जागरूकता समाधान, मतलब किस तरह से मैरीटाइन एरियाज़ में आपस में मिलकर काम कर सकते हैं, एक अवेयरनेस भी बढ़ेगा। और मैरीटाइन एरिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, अनमैन्ड ये जो एरियल व्हीकल्स आपको दिखाई दे रहा है, तो ये सब कुछ इसी में है। आगे आ जाओ। अब यहाँ पे कह रहा है द टू लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, ठीक है, दो जो लंबे समय तक की जो प्रोजेक्ट है जिसका नाम है टेरेन सॉपिंग, ध्यान रखिए टेरेन सैपिंग एंड क्या है ऑब्स्टेकल लीथल इम्यूनेशन एंड द एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी कॉल काउंटर UAS रॉकेट आर्टिलरी एंड द मोटार सिस्टम फॉर द इंडियन आर्मी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछ सकता है आपके, ठीक है। आपको ये दिखाई दे रहा है आर्टिलरी गन, इसको बोलते हैं, एक साथ कई सारे गन इसमें क्या है सर छोड़े जा सकते हैं। ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप, आपस में ये जो मिल के काम कर रहे हैं ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप, वो क्या है ये समझेगा। अंडर द DTTI ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन लैंड नेवल एयर एंड एयरक्राफ्ट करियर टेक्नोलॉजीज हैव बीन स्टेबलाइज्ड फॉर अ फोकस ऑन अ म्यूचुअली अग्रीड क्या है सर प्रोजेक्ट इन अ रिस्पेक्टिव डोमेन। मतलब कह रहा है यहाँ पे कि जो ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप है अंडर द DTTI, मतलब DTTI के अंदर जो भी जितने सारे ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप है काम कर रहे हैं, ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन लैंड मतलब कि ज़मीन पे, नेवल एयर एंड एयरक्राफ्ट करियर टेक्नोलॉजी पे ये काम करेंगे एंड हैव बीन स्टेबलाइज फोकस ऑफ द म्यूचुअली, आपस में म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के बिहाफ पे ये क्या करेंगे फोकस करेंगे और नई नई टेक्नोलॉजी पे ये क्या करेंगे सर काम करेंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को, यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है जल्दी से। अब यहाँ कहता है अदर मेजर अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड US, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कौन से अग्रीमेंट हुआ है इंडिया और US के बीच में, ठीक है ना, अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड US के बीच में। तो बेसिक्स एक्सचेंज एंड कोऑपरेशंस बिटवीन BECA लार्जली लिखा है पार्टीशंस एंड जो स्पेशल इंटेलिजेंस एंड द शेयरिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ मैप एंड सैटेलाइट इमेज फॉर द डिफेंस। मतलब क्या कह रहा है कि अभी रिसेंटली, ठीक है, 2020 में, कब सर, अभी रिसेंटली 2020 में इंडिया और US के बीच में अग्रीमेंट हुआ था, साइन हुआ था, किस पे हुआ था सर, शेयरिंग करने के लिए, किससे सर, मैप, ध्यान रखना मैप, सैटेलाइट के द्वारा इमेज के, मतलब डिफेंस से रिलेटेड उनके सैटेलाइट के जरिए जो भी इमेज आएगा वो US क्या करेगा, भारत को शेयर करेगा। ये जो साइन हुआ था US के संग 2020 में हुआ था, जब डोनाल्ड ट्रंप थे और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी थे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि भाई जो भी हमारे सर क्या होंगे, ध्यान रखना, जो भी अगर आपको नीड होगी सैटेलाइट के द्वारा किसी भी इमेज की डिफेंस से रिलेटेड, वो हम आपको क्या करेंगे, दे देंगे। तो इसमें मना नहीं करेंगे। तो ये यहाँ पे शाइन हुआ था 2020 में। और क्या हुआ था, कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी एंड द सिक्योरिटी अग्रीमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2018 में ये साइन हुआ था। इट एम टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन द वेपन्स प्लेटफॉर्म ऑफ टू आर्म फोर्सेस। मतलब देखो ये निर्मला सीतारमण है, दो कंट्रियों के जो आर्म फोर्सेस है उनके बीच में वेपन्स से रिलेटेड जो अग्रीमेंट है वो और भी अच्छा हो सके, वेपन्स से रिलेटेड जो कम्युनिकेशन होता है वो भी अच्छा हो सके, इसलिए क्या किया गया था, 2018 में कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी एंड द सिक्योरिटी अग्रीमेंट को साइन किया गया था US के संग। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ सकता है कि कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी एंड द सिक्योरिटी अग्रीमेंट हाल ही में भारत और किस कंट्री के बीच में हुआ था। तो ये हुआ था सर जी भारत और USA के बीच में। कब हुआ था सर, तो 2018 में सर हुआ था। क्यों हुआ था, इसका एम क्या है, इट एम टू फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन बिटवीन द वेपन्स, ठीक है, कम्युनिकेशन, ठीक है, वेपन्स एंड प्लेटफॉर्म टू द क्या है टू द टू आर्म फोर्सेस, दो आर्म फोर्सेस के बीच में कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करना, वेपन्स से रिलेटेड जो कम्युनिकेशन होते हैं उसके प्लेटफॉर्म को लॉन्ग क्या करना, स्ट्रॉन्ग करना। इसलिए 2018 में ये साइन हुआ था भारत और USA के बीच में। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
आगे आ जाओ। अब यहाँ पे कह रहा है, लास्ट आपके सामने दिखा है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट। ध्यान रखना क्या कह रहा है सर, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट, ये भी साइन हुआ था, वॉज साइन अ फुल्ली 14 ईयर लेटर, मतलब 2016 में। ठीक है, इट एम्स टू प्रोवाइड अ म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एंड अराउंड द वर्ल्ड, मतलब कह रहा है इसका जो उद्देश्य था, ठीक है, 2016 में ये अग्रीमेंट साइन किया गया था। इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि हम सभी आपस से मिलके कैसे काम कर सकते हैं, आपस में सहयोग कर सकते हैं और साथ मिलके कर सकते हैं और साथ मिलके चल सकते हैं। तो ये अग्रीमेंट जो है साइन किया गया था कब, 2016 में। लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट की जो साइन हुई थी सर 2016 में हुई थी, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताया है यूएस और इंडिया से रिलेटेड जो भी अग्रीमेंट हुए थे वो मैंने बताया। एंड जो अभी हाल ही में इंडिया एंड यूएस के बीच में एयर लॉन्च अनमैन्ड एयर व्हीकल्स मतलब ड्रोन्स के संग भी क्या हुआ है, अग्रीमेंट हुआ है, उसकी भी मैंने इंपॉर्टेंस बता दी, सिग्निफिकेंस भी बता दी, और आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है वो भी बता दिया, एम भी बता दिया, एवरीथिंग आपको एनालिसिस के थ्रू मैंने बता दिया है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट्स के थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं या बाद में आप कैंडिलाम चैनल पे भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, गोस्मिया जिसको बोलते हैं, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफेंस वाले ध्यान रखना, जितने सारे डिफेंस से रिलेटेड मैंने चीज़ें बताई है बहुत इंपॉर्टेंट है। सीडीएस 2 का पेपर होने वाला है नवंबर में, क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे इससे। जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट जो हुआ था ये 2002 में हुआ था। इसका एम क्या था, इट एम्स टू प्रोटेक्ट द मिलिट्री इंफॉर्मेशन शेयर्ड बाय द यूएस, मतलब किस तरह से मिलिट्री के जो इंफॉर्मेशन है उसको भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है। एम टू प्रोटेक्ट द मिलिट्री इंफॉर्मेशन, ठीक है, इसमें क्या करेगा, यूएस हेल्प करेगा भारत का, जो भी इंफॉर्मेशन होगा भारत को क्या करेगा सर, प्रोवाइड कराएगा। तो इसके लिए 2002 में अग्रीमेंट पे साइन किया गया था भारत और यूएस के बीच में, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट के थ्रू, ठीक है। तो ये सब अग्रीमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है और एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। हाँ ममता, बहुत अच्छा बेटा, ग्रेट, आगे आ जाओ। Recently, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, while speaking at the International Day of Clean Air for Blue Skies, ध्यान रखना किसके लिए सर, ब्लू स्काइज, इन्फॉर्म दैट द नंबर ऑफ सिटीज विद इम्प्रूव्ड एयर क्वालिटी अहेड रिसर्च। देखो ये नया टॉपिक आ चुका है, नया टॉपिक में क्या कर रहा है, इम्प्रूव एयर क्वालिटी ऑफ इंडियन सिटी। देखो इंडियन की जो सिटीज़ है लाइक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, है ना, हैदराबाद, इन सब जगहों पे देखा था 2019 जब तक कोविड नहीं आया था, लॉकडाउन नहीं लगा था, तब तक यहाँ पे कहानी ये थी सर कि बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया था इन सिटीज़ में। क्या हुआ था सर, पॉल्यूशन बढ़ गया था इन सिटीज़ में। एक मिनट रुकना, ठीक है, पॉल्यूशन बढ़ गया था। लेकिन जब कोविड आया, कोविड आने के बाद जो पहला लॉकडाउन लगा था, उस लॉकडाउन के थ्रू क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्रीज थे वो कहीं ना कहीं क्लोज हो गए, वर्कर चले गए, फिर रोड पे जो व्हीकल्स चलते थे, जो पॉल्यूशन होता था वो भी कम हो गया, एटमॉस्फेयर कितना अच्छा, नेचुरली कितना अच्छा दिखने लगा था। आपने देखा था, काफ़ी न्यूज़पेपर में दिखाया, टीवी में दिखाया कि कितना अच्छा एटमॉस्फेयर हो गया, सब कुछ क्लियरिटी दिखाई दे रही है ना, एवरीथिंग क्लियर दिखाई दे रहा था। और उस कंडीशन में जो पॉल्यूशन था वो कहीं ना कहीं डाउन हुआ था। उसी की देन है कि ये न्यूज़ निकल के बाहर आया है कि इम्प्रूव एयर क्वालिटी ऑफ इंडियन सिटीज़, जो इंडियन सिटीज़ है वहाँ पे जो एयर क्वालिटी है वो इम्प्रूव हुआ है, अच्छा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ कोविड के दिन है। कोविड आया कहीं ना कहीं नुकसान भी हुआ और कोविड आया कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद भी हुआ। अगर एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड अगर हम देखें तो हमारे को फ़ायदा हुआ, क्योंकि लोगों ने गाड़ी चलाना बंद कर दिया एंड व्हीकल का यूज़ करना कम कर दिया, फैक्ट्रीज बंद हो गए थे, मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई थी। तो ये सब क्या होगा, ये सब बंद हो गया तो भाई सिंपल सी बात है, पॉल्यूशन तो कंट्रोल होना ही होना था। तो पॉल्यूशन कंट्रोल हुआ, आपको यहाँ पे दिखाई दिया। रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के द्वारा, ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, व्हाइल स्पीकिंग द इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज, इन्फॉर्म दैट द नंबर ऑफ सिटीज़ विद इम्प्रूव द एयर, क्या लिखा है, क्वालिटी हैड इंक्रीजेस, मतलब हमारे भारत में नंबर ऑफ सिटीज़ जो है ना, उनकी जो एयर क्वालिटीज़ है वो भी कहीं ना कहीं क्या किया, इम्प्रूव किया है। तो कौन कौन से सिटीज़ है, क्या क्या है वो समझना है यहाँ पे। ऑन द ओकेजन ही ऑल्सो इनॉग्रेटेड द फर्स्ट फंक्शन स्मोक टावर। अब आपको एग्जाम में पूछता है
कि भारत में जो पहला स्मॉग टावर ओपन किया गया है, कहाँ पे किया गया है? तो रतन सर ये दिल्ली में किया गया है। कहाँ पे किया गया है सर? दिल्ली में किया गया है, आनंद विहार इन दिल्ली। एंड द लॉन्च पोर्टल रेगुलेशन एयर पॉल्यूशन और प्राण, ध्यान रखिएगा, इन्होंने एक पोर्टल को भी लॉन्च किया है। किसने? दिल्ली गवर्नमेंट ने। कौन सी पोर्टल है? एयर पॉल्यूशन, ठीक है, और प्राण, ध्यान रखिएगा, प्राण इसका नाम है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ गया है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अर्लियर अ स्मॉग टावर वाज इंस्टॉल इन दहलीज, ध्यान रखना, दहलीज, ठीक है, कन्नाट प्लेस। इसके पहले क्या स्मॉग टावर को इंस्टॉल किया गया था? कहाँ पे सर? कन्नाट प्लेस में। कहाँ पे सर? कन्नाट प्लेस। एंड इंडियाज टैलेस्ट एयर पॉल्यूशन या प्यूरिफाई वाज ऑल्सो इनॉग्रेटेड इन चंडीगढ़। और इंडिया का जो सबसे बड़ा, ठीक है, इंडिया टैलेस एयर प्यूरिफायर जो ओपन किया गया है वो चंडीगढ़ में किया गया है। कहाँ पे किया गया है सर? चंडीगढ़ में किया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये भी सर क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए सर रखता है। नेक्स्ट आ जाओ, एयर क्वालिटी स्टेटस, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। इससे आप एग्जाम में सर क्वेश्चन आते हैं। किससे आते हैं सर जी? रैंकिंग से आते हैं। किससे आते हैं सर? आप एग्जाम में रैंकिंग एंड रिपोर्ट से क्वेश्चन आते हैं। रैंकिंग एंड रिपोर्ट से क्वेश्चन आते हैं। ये एयर क्वालिटी स्टेटस के बारे में बोल रहा है 2020 के अकॉर्डिंग। सिटीज विथ इम्प्रूव एयर क्वालिटी हैड इंक्रीज 104 इन 2020 फ्रॉम 86 इन 2018। मतलब कह रहा है कि 2020 में बेहतर वायु गुणवत्ता वाले शहरों की संख्या बढ़कर 104 हो गई है, जो कि 2018 में कितनी थी? 2018 में कितनी थी सर? 86 थी। लेकिन 2020 में कितनी हो गई सर? तो 2020 में सर कितना हो गया? 104 हो गया। मतलब और भी सिटीज़ इसमें जुड़ गई जहाँ की एयर क्वालिटी क्या है, बहुत ही अच्छी है, पॉल्यूशन कम हो गया है, वो भी जुड़ चुकी है। पार्टिकुलेट मैटर, पीएम बोलते हैं, इसका हम यूज़ आगे बहुत सारा करेंगे, इसलिए फुल फॉर्म अभी जान दीजिएगा। पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं 10 लेवल 23 सिटीज़ मार्किंग decreasing a trend, 239 cities are फ्लॉकेटिंग एंड ट्रेन 38 सिटी इज इंक्रीजेज द ट्रेन। इसमें सब कुछ यही चीज़ है, ध्यान रखिएगा, इतने सारे सिटीज़ अच्छा किए हुए हैं। नेक्स्ट आइएगा, PM 2.5 लेवल 11 सिटीज शो द डिक्रीजिंग ट्रेंड, 79 सिटीज क्या लिखा है? फ्लॉकेटिंग एंड ट्रेंड, 9 सिटीज इन इंक्रीजिंग द ट्रेंड। ये सब कुछ वही लिखा है कि उतार चढ़ाव लगा रहता है, बहुत अच्छी फ्रिक्वेंसी है इनकी, आराम से क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं। रीज़न फॉर इम्प्रूवमेंट, अब ये जो इम्प्रूवमेंट हुआ है इसका रीज़न क्या है? क्यों ये इस तरह से साफ़ हुआ एयर क्वालिटी? आपको देखो, जब कोविड था, कोविड के टाइम में पूरा रोड खाली था, ना किसी को आना ना जाना, पूरी तरह से लॉकडाउन लगा हुआ था। कोविड-19 रिलेटेड लॉकडाउन रिजल्ट इन अ टेम्पररी इम्प्रूवमेंट ऑफ एयर क्वालिटी इन मेनी सिटीज ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द इंडस्ट्रीज, फीवर, व्हीकल्स, प्लेइंग, ड्रॉप इन अ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ एंड द एब्सेंस ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़। मतलब कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें तो बंद हो ही गई पूरी तरह से, और साथ ही साथ ह्यूमन जो एक्टिविटीज़ थी कहीं ना कहीं वो भी बंद हुआ। ह्यूमन एक्टिविटीज़ अगर हम बातें कर ले तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ में सर क्या आता है? आप व्हीकल्स चलाते हो, बाहर लेके निकलते हो, गाड़ियाँ लेके निकलते हो, तो काफ़ी लोग लेके निकलते हैं, तो वहाँ भी क्या होता है सर? पॉल्यूशन बढ़ता है, तो उस पर भी कंट्रोलिंग आई। बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री थी वो भी कहीं ना कहीं क्लोज हुई, तो एयर पॉल्यूशन कहीं ना कहीं सर कम होना बिल्कुल जायज़ था, और वही चीज़ यहाँ पे सर हमारे को दिखाई दिया है, रिमेंबर रखिएगा, ठीक है। आगे आते हैं सर, गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू टैकल एयर पॉल्यूशन ऑल्सो हेल्प इन द इम्प्रूविंग एयर क्वालिटी इन रिसेंट ईयर। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे समझिए क्या है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू टैकल एयर पॉल्यूशन, मतलब कि हाल ही के वर्षों में अगर देखा जाए वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार की कई साल पहले स्टार्ट किए, सरकार ने कई तरह के अलग अलग इनिशिएट स्टार्ट किया हुआ है कि किस तरह से इसको और भी अच्छा किया जा सकता है, इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, इंप्रूविंग एयर क्वालिटी इन रिसेंट ईयर। तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है, भारत सरकार ने भी किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने किया है, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट ने किया है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
अब प्राण पोर्टल, ये जो प्राण पोर्टल लॉन्च किया गया है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया, ध्यान रखिएगा। इट वाज लॉन्च अंडर द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये किस प्रोग्राम के अंतर्गत प्राण पोर्टल को लॉन्च किया गया है? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के द्वारा क्या किया गया है सर? लॉन्च किया गया है। एनसीएपी इन द क्या है? नॉन एंटीमेंट्स, मतलब कह रहा है, ध्यान रखिएगा, एंड सिटीज, एनएसी सिटीज विच डिड नॉट मीट एम्बिशेंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अंडर द एनसीएपी। मतलब कह रहा है यहाँ पे कि नॉन एंटीमेंट सिटीज में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनसीएपी के तहत लॉन्च किया गया है, जो एनसीएपी के तहत परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं करते हैं। मतलब कि एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड जो भी गाइडलाइन है उसको पूरा नहीं करते, इसमें वो इसके अंदर कंसीडर किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आप पे आगे के लिए। इट इज टारगेटेड टू अचीव, अब कह रहा है कि इनका फ्यूचर में टारगेट क्या है वो भी जानिए। इनका फ्यूचर में टारगेट ये है कि 20 से लेके 30% रिडक्शंस इन पार्टिकुलेट मैटर। पीएम में जो है ना रिडक्शन दिखाएंगे, जो पॉल्यूशन बाकी तेजी से बहुत तेजी से बढ़ रहा है कुछ शहरों में, उसमें 20 से लेके 30% का जो रिडक्शन किया जाएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएम 10 टू पीएम 2.5। पार्टिकुलेट क्या होता है? पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन अक्रॉस द कंट्री बाय 2024, मतलब 2024 तक इनका टारगेट है कि 20 से 30% और भी पॉल्यूशन को कम किया जाएगा। इट विल सपोर्ट ट्रैकिंग ऑफ अ फिजिकल एज वेल एज द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ सिटी एयर एक्शन प्लान इम्प्लीमेंटेशन एंड द डिसमेंटेड इंफॉर्मेशन क्वालिटी ऑफ द पब्लिक। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रिमेंबर रखिएगा। ठीक है, किसी बच्चे को कोई डाउट होगा तो आप कमेंट्स कर सकते हो, कमेंट्स मैं देख रहा हूँ, कमेंट्स के थ्रू आपके डाउट्स को भी क्लियर कर देंगे। ठीक है, रिलेटेड इनिशिएटिव, अब यहाँ पे संबंधित जो भी पहल किया गया है पॉल्यूशन से, एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड, वो देखिएगा। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड द रिसर्च, मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान तथा अनुसंधान प्रणाली से रिलेटेड क्या है? नोन एज अ शफर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सफर। ये पूछता एग्जाम में, कई बार आया है कि फुल फॉर्म क्या है या सफर क्या है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सफर क्या है? सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च क्या है? इसका फुल फॉर्म है। तो ये भी कॉपी पे लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सफर। क्या है सर? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सफर, ये आपके एग्जाम में 2 टाइम्स आ चुका है, 2 बार पूछा जा चुका है। एंड ये क्या होता है आपके सामने है? ग्रेटर मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड द लोकेशन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑन एयर क्वालिटी इन नियर रियल टाइम। मतलब ये सभी चीजें आपको क्या होता है? मिलता है सफर के द्वारा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है कि सफर क्या होता है और सफर का फुल फॉर्म क्या होता है। ये सीधा आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पिंकी मिश्रा, डेली लाइव क्लासेस का टाइम क्या है? पिंकी यही है 9 AM पे बच्चा, 9 AM पे डेली क्लास चलती है। अभी तो आपको मैं थ्योरिकल पढ़ा रहा हूँ, अभी और भी है। ये जो मैं कंटेंट आपको दे रहा हूँ वो PCS और UPSC लेवल पे है। ठीक है, अगर आप ये चीज़ पढ़ रहे हो, जिस तरह से आप खुद सोचो कि एक टॉपिक को कराने पे मेरे को 30 मिनट लग जाते हैं, एक टॉपिक को कराने में मेरे को आधे घंटे लग जाते हैं एक टॉपिक को, और डेली हम लोग 2 से 3 टॉपिक करते हैं, 1 से सवा घंटे हमारे को लग जाते हैं इस करंट अफेयर कवर करने के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिर्फ और सिर्फ आपको नोट्स बनाना है और कुछ नहीं करना है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ, जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप क्या करो, डेली का जो टॉपिक हम आपको बता रहे हैं उसमें इंटरनेशनल रिलेशन भी है, डिफेंस से रिलेटेड अग्रीमेंट भी है, एवरीथिंग आपको मिलेगा। अभी कल मैंने इंटरनेशनल रिलेशन पे कराया था इंडिया और क्रोएशिया के बीच में। आज मैंने क्या कराया आपको दिखाई दे रहा है, इंडिया का है, एयर क्वालिटी पे करवा दिया, और एक पहला न्यूज़ कराया इंटरनेशनल लेवल पे जो कि इंडिया और यूएस के बीच में अग्रीमेंट हुआ था, किस पे सर जी? डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट पे, वो भी मैंने बता दिया। तो ये डेली की क्लासेस है, 9 AM पे आओगे तो बेनिफिट बहुत मिलेगा क्लास का। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स, अब देखो एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, इस चीज़ को समझना। एयर क्वालिटी इंडेक्स इज अ टूल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ एयर क्वालिटी स्टेटस टू पीपल इन टर्म्स विच आर इजी टू अंडरस्टैंड। देखो एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, सिंपल सा आपको लग रहा है कि AQI क्या होता है। AQI का मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स है कि किस तरह से, ठीक है,
पॉल्यूशन की जो रैंकिंग है, रिपोर्ट है, उसमें कौन सी सिटी कौन से पोजीशन पे है, अभी हम आपको दिखाएंगे कौन सी सिटीज़ है, उनकी रैंकिंग में सुधार हो, हम डेटा को रिलीज़ करें। फॉर एग्जांपल कि अगर लखनऊ है तो क्या लखनऊ की अगर एयर क्वालिटी अच्छी नहीं है, वहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा है, तो हम जब रिपोर्ट जारी करेंगे तो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो अथॉरिटी है, वहाँ की लोकल ऑर्गेनाइजेशन है, इस पर काम करना चालू करेगी और कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को कम करेगी। कौन कौन सा स्टेट टॉप पे, कौन कौन सा नीचे है, वो चीज़ भी अभी हम लोग देख लेंगे आगे, ठीक है ना। अब बोलता है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान फॉर दिल्ली एंड एनसीआर हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन अंडर द डिफरेंट AQI कैटेगरीज। मतलब कह रहा है कि दिल्ली में ग्रेड रिस्पॉन्स एंड एक्शन प्लान क्या करेंगे सर, ये लॉन्च करेंगे दिल्ली और एनसीआर में, प्रिपेयर कर चुके हैं, इंप्लीमेंट करने की जारी करने वाले हैं अंडर द डिफरेंट AQI क्या है सर, कैटेगरीज, अलग अलग AQI कैटेगरीज के थ्रू क्या करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर करिएगा, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। अब कहता है AQI हैज़ अ डेवलप फॉर 8 pollutants was PM2.5, PM10 and ammonia, lead, nitrogen oxide, sulfur dioxide, ozone and a carbon monoxide। इससे क्या करता है सर जी, डेवलप करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको कॉपी पे लिखिएगा। इसके पहले वाले लाइन में मैंने समझाया था स्टार्टिंग जब इसको किया था कि PM2.5 एंड PM10 क्या है, ये शुरू में मैंने लिखवाया था, ठीक है। आगे आ जाओ। रिड्यूसिंग व्हीकल्स पॉल्यूशन, मतलब अब यहाँ पे कह रहा है कि किस तरह से जो गाड़ियों से, वाहनों से जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसको रिड्यूस किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो वो किस तरह से होगा, इस तरीके को समझिएगा। द इंट्रोडक्शन ऑफ अ BS व्हीकल, VI व्हीकल्स, पुश ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स odd even as emergency measures and the construction of eastern and western peripherals expressway to reduce the व्हीकल्स पॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा, मतलब ये यहाँ पे कह रहा है कि इसको रिड्यूस करने के लिए हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ करेंगे। ऑड और इवन का जो फंडा दिल्ली गवर्नमेंट ने चला था कि इस दिन क्या होगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऑड नंबर की गाड़ियाँ चलेंगी, जिसका ऑड नंबर है, और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे क्या हो, इवन नंबर चलेंगे। तो ये जो इन्होंने रूल्स निकाला था, कहीं ना कहीं उससे भी क्या हुआ, पॉल्यूशन कम हुआ। अब जो लोग गाड़ियाँ निकाल लेते, जिसके पास एक ही गाड़ी है, इवन नंबर में है, तो वो निकलेगा ही नहीं घर से, गाड़ी लेके नहीं, चलान कट जाएगा, तो वो घर के अंदर रखेगा, मेट्रो का यूज़ करेगा, पैदल ही जाएगा, निकलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा है, कहीं ना कहीं एयर जो पॉल्यूशन है वो भी कहीं ना कहीं क्या होगा, डिक्रीज करेगा, रिड्यूस करेगा। एक्सप्रेसवे बना दिए हैं ये कि भाई चौड़ी चौड़ी रोड है, फटाफट आप लोग निकल जाओ, और जो फ्यूल से जो भी गैसेज निकलती हैं उस पर भी कंट्रोल करने की बातें यहाँ पे कही गई है, ठीक है। न्यू कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। अब देखो नया कमीशंस बनाया गया है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट पे। ये कैसी कमीशन है, कैसे काम करेगा, इस चीज़ को भी समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इट इज़ अ मेड फॉर अ बेटर कोऑर्डिनेशन, रिसर्च एंड आइडेंटिफिकेशन एंड रिसोल्यूशन ऑफ problems related to air quality in the national capital region NCR and the adjoining areas। मतलब कह रहा है कि यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता से संबंधित समस्याओं के बेहतर समन्वय और अनुसंधान, पहचान और समाधान के लिए बनाया गया है। कि मतलब सिंपल सी बात है, NCR बोल रहा है, दिल्ली से है कैपिटल में, कह रहा है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट बनाया गया, किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, उस पर निगरानी बनाए रखेंगे, और जो भी उस से रिलेटेड जो भी सजेशन होगा वो भी क्या करेंगे सर, प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो यहां तक सभी को समझ में आया, यहां तक सभी को समझ में आया। बहुत अच्छा अनिल, ग्रेट। फौजदार हिम्मत मत हारो, साथ आओ मिलकर साथ चलेंगे, आगे बढ़ेंगे तो काम भी होगा। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छा लगा ये लाइन आपका देख के। एक सेकेंड रुकना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं सर। सब्सिडीज, ध्यान रखिएगा, सब्सिडी टू फार्मा फॉर बाइंग टर्बो हैप्पी सीडर्स। अब देखो ये चीज़ समझना, एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आपने वो सुना हुआ है ना, गाँवों में क्या होता है कि पराली को जलाते हैं। किसको जलाते हैं सर जी, पराली। मतलब कि जब खेती हो जाती है गांव में, जब देखोगे खेती हो जाती है, खेती होने के बाद
क्या होता है कि वहाँ पे जो उसके पराली होते हैं उसको वहीं पे जला देते हैं। जब उसको जलाते हैं तो उससे भी इफेक्ट पड़ता है एयर पॉल्यूशन पे, ठीक है ना। एयर पॉल्यूशन कहीं ना कहीं इंक्रीज़ होता है। तो उस चीज़ के लिए भारत सरकार ने भी क्या किया है, इनिशिएट किया है कि ट्रैक्टर के पीछे देखो ये लगा रहता है रेड कलर का, ठीक है। ये क्या करेगा कि जब खेती कंप्लीट हो जाएगा, इरिगेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो उसको डिस्ट्रॉय करते हुए आगे की ओर बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो उसमें फिर हमें जलाने की नीड नहीं पड़ेगी। जब जलाने की नीड नहीं पड़ेगी तो एयर पॉल्यूशन जो है वो भी कहीं ना कहीं क्या होगा सर, कम होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ किया गया है भारत में भी, टेक्नोलॉजी का आना बहुत ज़रूरी है। रिसेंटली द नेशनल कमीशन फॉर वीमेन NCW, अब यहाँ पे क्या कहा है, ये नया न्यूज़ है, आपको मैंने 2 न्यूज़ करा दिया। तीसरा न्यूज़ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा है राइजिंग कंप्लेन ऑफ अ क्राइम अगेंस्ट द वीमेन NCW, मतलब महिलाओं के प्रति अपराधों की बढ़ती शिकायत। मतलब आप ये चीज़ नोटिस करो कि किस तरह से विमेंस को लेके ढेर सारे अपराध हो रहे हैं, उनको लेके क्या हो रहे हैं सर जी, अपराधी बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो गर्ल्स हो, चाहे विमेंस हो, चाहे बच्चियां हो, रेप के केसेस निकल के आ रहे हैं। तो अलग अलग क्या है केसेस निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो ये वही चीज़ें हैं, कुछ सालों में देखा गया है ये केसेस क्या हुए हैं सर, इम्प्रूव हो गए हैं, बढ़ गए हैं, ठीक है, विमेंस से है। तो भाई ये कहीं ना कहीं गलत है हमारे देश में जहाँ हम रह रहे हैं, जहाँ पे बोला जाता है कि भैया यहाँ का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे जो जितने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है बहुत ही अच्छे हैं, फ्रीडम वाले भी हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिक्ट भी हैं। उसमें होते हुए भी अगर हमारे देश में हमारे नागरिक, हमारे विमेंस, हमारी बहनें अगर सुरक्षित नहीं हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही क्या है, बुरी खबर है। अच्छी खबर हम इसको नहीं कहेंगे, ठीक है। राइज बढ़ रहा है महिलाओं के प्रति अपराध, तो ये होना नहीं चाहिए, दोनों को बराबर देखना चाहिए, है ना। तो ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिसेंटली द नेशनल कमीशन फॉर वीमेन NCW इन्फॉर्म दैट देयर वाज अ राइज ऑफ 46% द कंप्लेन ऑफ द क्राइम अगेंस्ट द वीमेन इन द फर्स्ट 8 months ऑफ 21 ओवर द कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ द लास्ट ईयर। मतलब कह रहा है कि 46% क्या है, केसेस बढ़े हुए हैं क्राइम से, विमेंस से, ठीक है। कंप्लेन आए हैं कब सर, 8 months ऑफ 2021 ओवर द कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग इस बार 2021 के लास्ट 8 महीनों में 46% का क्या है, इम्प्रूवमेंट दिखा गया है। मतलब कितना नेगेटिव है ये न्यूज़, है ना। ये गलत है लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके मेंस में लिखने को आ सकता है, ठीक है। समझ में मेरी बातें आ रही है, तो ये सब रिमेंबर करिएगा। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके बनते हैं, यहाँ पे कई सारे अलग अलग क्वेश्चंस ही बनेंगे ना, सोशल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। इसको भी लिखने के जब आप लिखोगे कॉपी तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि इसकी थॉट्स क्या है, विमेंस से रिलेटेड इसकी थॉट्स क्या है, महिलाओं से रिलेटेड क्या सोचता है, वही चीज़ ये लिखेगा, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग भी है, तो इसको क्या करिएगा, कॉपी पर लिखिएगा। और सब कुछ मैं आपको बता दूंगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ बस वैसे आप कॉपी पर लिख लेना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं सर। यहाँ पे कहता है NCW वॉज सेटअप एज द सिक्योरिटी बॉडी इन द जनवरी 1922, मतलब 1992 में क्या किया गया था सर जी, इसको फॉर्म किया गया था NCW को अंडर द नेशनल कमीशन फॉर वीमेन एक्ट, ठीक है। कौन से एक्ट के जरिए किया गया था, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन एक्ट 1990s एक्ट के द्वारा किया गया था। इट मिशन इज टू स्ट्राइव टूवर्ड द एनेबलिंग वीमेन टू अचीव क्वालिटी एंड द इक्वल पार्टिसिपेट इन द स्पेयर ऑफ लाइफ। मतलब कह रहा है कि ये जो बनाया गया था NCW का मकसद क्या था, मकसद ये था कि जितनी सारी हमारे बहनें हैं, महिलाएं हैं, विमेंस हैं, इनको भी क्या हो, हर जगह बराबर की साझेदारी मिले, इक्वलिटी हो, इनके संग गलत काम ना हो, इनको बराबर का दर्जा दिया जाए, चाहे मैन हो चाहे वीमेन हो, आपस में, है ना। ये चीज़ें यहाँ पे कही गई थी, इसीलिए इसका गठन किया गया था NCW का 1992 में, जनवरी 1992 में किया गया था। किस एक्ट के थ्रू किया गया था, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन एक्ट 1990 के तहत किया गया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी पे लिखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। CDS वाले बच्चे और खास करके PCS और UPSC वाले बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इससे बनते हैं क्वेश्चन, ठीक है। सोशल इश्यूज़ पे यहाँ से क्वेश्चन निकलेंगे, सोशल इश्यूज तो दिखाई दे रहा है। अब आपके अगल बगल अगर कोई भी ऐसे, अच्छा आज की दुनिया कितनी मतलबी भी है, ये चीज़ आपको दिखाई देता है। अगर आपके अगल बगल कुछ हो रहा है और ऐसी कोई विमेंस है, महिला है जो कि उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है, तो वहाँ पे पड़ोसी भी जाके वहाँ पे सपोर्ट नहीं करता, है ना, या खड़े होकर देखेंगे अच्छा ये हो रहा है
वो बगल में उसको मार रहा है, वो उस पर ये कर रहा है, टंट कस रहा है, नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? कि अगर हम बोलेंगे तो ये हमें फंसा देगा। तो ऐसी सोच हो चुकी है हम नागरिकों की, हम सिटीज़न की, कि हम दूसरे के सपोर्ट में खड़े नहीं होते। लेकिन ये सब गलत चीज़ है। अगर आप सही हो, कहीं से गलत नहीं हो, आपको हर एक चीज़ों के बारे में नॉलेज है, तो भाई ताव से जाओ, खड़े रहो। कोई गलत ऐसा इंसान नहीं होता कि आपको फंसा दे। लोग बोलते हैं पुलिस थाने में चले जाओगे, अरे यार हम इस केस में नहीं पड़ेंगे, अदरवाइज ये पुलिस वाले आएंगे हमें लेके चले जाएंगे। फिर बोलेंगे चलो, अरे क्यों लेके जाएंगे? क्यों लेके जाएंगे? जब तुम सच बोलोगे, तुमने कहीं गलत का साथ नहीं दिया है, तुम किसी हेल्प कर रहे हो विमेंस का, तभी तो ये कम होगा ना। विमेंस से रिलेटेड जो क्राइम है ये कौन बढ़ाता है? हम ही सब लोग बढ़ाते हैं। मेरे आँख के सामने हो रहा है, हम नहीं बोलेंगे, उनकी आँख के सामने हो रहा है, वो नहीं बोलेंगे, तो इसमें क्या है? क्राइम ही तो बढ़ रहा है। इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार बहुत सारे प्रोग्राम एंड अवेयरनेस एंड इनिशिएट किया हुआ है, लेकिन साथ ही साथ हम जैसे नागरिकों को भी क्या है, इसके लिए एकदम तैयार होना चाहिए कि अगर बगल कुछ गलत हो रहा है तो उनको बचाओ भाई, क्यों हट जाते हो, है ना। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है। क्या पता कल के डेट में आप किसी और को देख रहे हो, क्या पता कल के डेट में आपके घर का कोई पर्सन हो, है ना। तो ये सब चीज़ें बढ़ती जाएंगी अगर हम और आप इस चीज़ पे कंट्रोल नहीं करेंगे। तो समझ में आ रहा है? चीज़ें क्लियर हो रही है एवरीबॉडी? चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ से October 2020, the Supreme Court said that the crime against the women continue in the never-ending cycling in India। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। अक्टूबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया था, ये ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो क्राइम है अगेंस्ट वीमेन कंटिन्यू नेवर एंडिंग साइकिलिंग इन इंडिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट 2020 में कह चुका है कि भैया इंडिया में जो विमेंस के खिलाफ जो क्या हो रहा है, कंटिन्यूअली जो क्या हो रहा है सर जी, विमेंस के खिलाफ जो क्राइम हो रहा है, विमेंस को लेके क्राइम हो रहा है, कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है इंडिया में। भैया इसका कोई भी एंड नहीं है। सोचो, इंडिया में ऐसा कोई इंडी नहीं है क्राइम का, विमेंस है। ये तो कितनी अजीब कहानी है ना। अब वो भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। किसने बोला है सर जी? सुप्रीम कोर्ट अक्टूबर 2020 में ये बात बोल दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे देश में कि भाई हम विमेंस का क्या करते हैं, सम्मान नहीं करते हैं। ये अजीब है। जब हम उनका सम्मान नहीं करेंगे तो हमें दुनिया में सम्मान कहाँ से मिलेगा? विमेंस हमारे लिए विमेंस नहीं है, वो भी हमारी माँ बहन है ना। आपके घर में भी आपकी मम्मी होंगी, बहन होंगी, सब होगा। जब तक उनका सम्मान नहीं करोगे तो बाहर में जाके किसी विमेन का सम्मान कैसे करोगे? कुछ लोग की चीप मेंटलिटी होती है, छोटे सोच के लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि हम अपने माँ बाप की तो क्या करते हैं, सम्मान करते हैं, अपनी बहनों का सम्मान करते हैं, और बाहर जाके उनके चरित्र बदल जाते हैं, उनके कैरेक्टर बदल जाते हैं। बाहर जाके ये क्या करते हैं, वही अपने माँ बाप को, बहन को अच्छा समझते हैं, बाहर जाके अपना दूसरा रूप दिखा देते हैं, दूसरे महिलाओं को, दूसरे विमेंस को, दूसरे लड़कियों को परेशान करते हैं, क्राइम्स बढ़ाते हैं। ये क्या है? तुम अपने घर में पहले अच्छा बनो, अपने माँ बाप के सामने अच्छा बनो, फिर दुनिया के सामने अच्छा बनो, है ना। तो ये सब गलत चीज़ है। इसको इनिशिएट हम और आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। ये जरूरी है। जब ये इतनी बड़ी बात कहा जा रहा है कि 2000 रिसेंटली 20 की बात है, 1 साल पहले की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इंडिया में भैया विमेंस से रिलेटेड जो क्राइम है ना, वो इंडी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ की मेंटलिटी अजीब है यार, सोचते अजीब है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि विमेंस को कठपुतली समझते हैं। देखो मैं रियलिटी बता रहा हूँ, एकदम सामने लाइव बता रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि विमेंस को ना क्या समझते हैं सर जी, कठपुतली समझते हैं, लड़कियों को कठपुतली समझते हैं। मतलब इधर जाना, इधर जाना, इधर जाना। अरे ऐसा क्यों है यार? ऐसा क्यों सोचते हो? उसको समझाओ ना, चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करो ना। जो ट्रेडिशनली होती आ रही है उसको बदलने की कोशिश करो ना। वो भी आपके संग बराबर होकर चल सकती है। उनका भी अधिकार है, उनके भी राइट्स है। जो फंडामेंटल राइट्स आपके हैं ना, उनके भी हैं। वो कोई एलियन नहीं है कि ऊपर से चले आए हैं और आप उनको क्या करते हो, इग्नोर करते हो, उनके प्रति क्राइम्स बढ़ाते जाते हो। वो भी आपके हकदार हैं। जितना आप इस देश के क्या हो सर, हकदार रखते हो हर एक चीज़ों में, उतना वो भी रखते हैं। समझ में आया? तो ये सब जो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, आपके अगल बगल ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं, तो इस पे ध्यान रखा करिए, बोलने की कोशिश किया करिए, चुप मत रहा करिए, क्योंकि जब तक हम और आप नहीं बोलेंगे ये कभी कमी हो ही नहीं सकता। क्या पता कि कल हम दूसरे के लिए देख रहे हैं, क्या पता वो हमारे घर में किसी के संग हो जाए, और फिर भी हम अगर चुप हो जाएंगे तो कितनी बड़ी विडंबना, मतलब इतनी बुरे दिन आएंगे, ये कोई सोच नहीं सकता, है ना। तो इन सब चीज़ों को हमें खुद इनिशिएट करना चाहिए, आपको करना चाहिए, आपके घरों में करना चाहिए, दोस्त यारों को करना चाहिए कि नहीं यार, क्या पता कल हमारे किसी बहनों का काम आ जाए, क्या पता कल हमारे किसी बहन का नंबर आ जाए, बहन या माँ का नंबर आ जाए, तब क्या करोगे? तुम तो नहीं हो घर में, वो अकेले हैं, तब क्या कर लोगे? तो ये चेंज करने की ज़रूरत है इंडिया में। ये बहुत बड़ा दर्द है, सोशल इशूज़ है। आपके यूपीएससी में इससे क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं और लिखने के लिए भी आते हैं सोशल इशूज़ पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान रखिएगा आप एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं सर।
आगे क्या बोलता है, क्राइम हेट्स नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, मतलब कहता है जो क्राइम हेट्स है, अपराध है, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स देखो कितनी किस तरह से बढ़ा है, किसके किसके खिलाफ बढ़ा हुआ है ये समझना। अगेंस्ट राइट टू लिव डिग्निटी, मतलब दिखाई दे रहा है, मतलब कह रहा है इसके खिलाफ बढ़ा हुआ है, मतलब कहता है जीवन जीने का अधिकार के खिलाफ। मतलब कुछ महिलाएं क्या है भैया, लाइफ को एक्सपेंड कर रही है, जी रही हैं, ठीक है ना, अपने घरों में है, शादी विवाह हो गया, वो अपनी लाइफ को एक्सपेंड कर रही है, उसमें भी उनको प्रॉब्लम होता है, उसमें भी काफी क्राइम देखने को मिल रहा है ना। उसके बाद सेकंड क्या है सर जी, डोमेस्टिक्स वॉयलेशन, यहाँ पे कह रहा है घरेलू जो हिंसा है, घर में शादी वादी करके लाया, मारना पीटना चालू हो गया, वहां पे गए उनको मारना पीटना, ये सब भी हिंसा में आता है ना, विमेन से खिलाफ है। उसके बाद सर क्या बोलता है, उसका बोलता है हरासमेंट ऑफ अ मैरिड वीमेंस और डोरी हरासमेंट, मतलब कह रहा है कि जो वीमेंस है, महिलाएं हैं, शादी के लिए दहेज मांगना, कि हमको दहेज दो तब हम शादी करेंगे, 4 पहिया दो तब हम शादी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अरे पहले कुछ बनो तो सही तब 4 पहिया मांगो ना। किसी की बेटी को लेके जा रहे हो, ये कम है क्या कि उससे 4 पहिया मांग रहे हो? समझ में आ रहा है? तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है। हम क्यों करते हैं ऐसा? नहीं करना चाहिए। अपने तो कुछ हो नहीं, दूसरे के पैसे पे ऐश करना चाहते हो, है ना। कुछ ऐसा भी हो सकता है कहानी। और कुछ लड़के ऐसा भी सोचते हैं कि भैया शादी वादी चलो हो ही जाएगा, हमारे सास ससुर हैं, पैसा वैसा दे ही देंगे। कुछ ऐसे पड़े हुए दुनिया में दूसरी की प्रॉपर्टी पे नजर डमा लगता है कि भैया एक काम करो, तुम्हारे पापा हमको लोन पे घर दे दे, हम लोन भर देंगे, क्या दिक्कत है, 60 लाख 90 लाख का हमें मिल जाएगा। तो ऐसे चीप मेंटलिटी के लोग दुनिया में हैं, पता है। आपके अगल बगल दिखाई देंगे, मेरे अगल बगल तो बहुत सारे ऐसे पड़े हुए हैं, पता है। उनको भगा देते हैं मार के। शादी के बाद बोलते हैं भैया चलो वो ससुर जी हैं, दे देंगे पैसा, वहाँ से कर लेंगे, ये कर देंगे। तो ऐसे लोग हैं। कुछ लोग तो ऐसे ऐसे कहानियाँ, वॉल्यूशन गजब बढ़ता है, पता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, अगर आप देखो ना, कि ऑलरेडी मैरिड हैं और दूसरे के संग मैरिड होते हुए भी भैया दोस्त यार के संग क्या कर रहे हैं, तो वो भी तो एक वॉल्यूशन ही है। गलत काम कर रहे हो, नहीं करना चाहिए बिल्कुल, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या है सर जी, इसमें इंक्लूडेड है, ध्यान रखना। समझ में आया? समझ में मेरी बातें आ रही है? तो ये सब वॉल्यूशन में आता है। अब बताओ, सिंपल सी बात है, आज की दुनिया कितनी मतलब अजीब हो चुकी है, डिजिटल हो चुकी है। भैया जिसके संग रह रहे हो उसके संग खुशी खुशी रखो ना। अब दूसरे के चक्कर में पड़ोगे तो फिर बर्बादी लाओगे नया, फिर वॉल्यूशन बढ़ाओगे। घर वाली तुमको अलग मारेगी पीटेगी, वो उधर मारे, क्या जरूरत है सब करने का? जिंदगी जियो अकेले, सिंपल वाली, है ना। समझ में मेरी बातें आ रही है सबको, है ना। हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, ये वही चीज़ लिखा हुआ है, डोरी से रिलेटेड है। और उसके बाद सर क्या है कि ये भी कहानी देखो, बहुत अच्छी बात है। घर से निकलते हैं कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए, पड़ोस वाली जाती है, अरे यार कितनी अच्छी लग रही है, अबे अपने बहन को देख लेना थोड़ा, है ना। समझ में आ रहा है? ये सब काम नहीं करना चाहिए। वो भी किसी की बहन है, किसी की सिस्टर है, किसी की बेटी है, ये सब काम तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, गलत चीज़ें होती हैं। समझ में आया? ये सब आता है, ये सब वॉल्यूशन में तो आता है अगेंस्ट वीमेंस के लिए। ठीक है, रेप के केसेस आते हैं, साइबर क्राइम्स आ गए हैं। अब जब रेप के केसेस देखो कितने गंदे हो चुके हैं, मतलब इतने चीप क्वालिटी के लोग इंडिया में आ चुके हैं। मतलब बैल कह सकते हो, बैल भी छोड़ो, जानवर कह सकते हो ऐसे लोगों को। कुछ ऐसे जानवर हमारे इंडिया में बैठे हुए हैं जो छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ते। उनके भी, अभी आपने रिसेंटली निर्भया हत्याकांड देखा, निर्भया का जो रेप हुआ था दिल्ली में, वो खतरनाक हुआ था। उसके बाद छोटे छोटे बच्चों को भी लोग नहीं छोड़ते। ये ना, ये हमारे इंडिया में है जरूर, लेकिन ये जानवर से भी बदतर जिंदगी जीते हैं। ठीक है, जानवर फिर भी आपकी लैंग्वेज को समझता है कि हमें क्या करना है, लेकिन उनकी जो लैंग्वेज है कोई लैंग्वेज होती ही नहीं है। सिंपल सा इनको पकड़ो और लटका दो, खत्म कहानी, है ना। ये होना चाहिए उनके संग। क्यों? क्योंकि भाई रेप किसके संग कर रहे हो? वो तो छोटी सी बच्ची है, कितनी बड़ी है। बहुत सारे केसेस निकल के हमारे इंडिया में आता है। ये सिर्फ और सिर्फ इसका जो रीज़न होता है ना, वो मेंटलिटी का होता है। हम सोचते क्या है, हम देखते क्या है, हमारी एटमॉस्फेयर क्या है, हम किस जगह पे रहते हैं, किसके संग रहते हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे माइंड पे डालता है। और ये जो लोग होते हैं जानवर टाइप के, जो बच्चों के संग गलत काम करते हैं ना, वो उसी एटमॉस्फेयर में रहते हैं, चीप मेंटलिटी के लोग के संग रहते हैं, वही रात दिन देखते हैं, वही चीज़ें करते हैं। तो ऐसे लोग से दूर रहो और खुद के अगल बगल क्या करो, अवेयरनेस बढ़ाओ, जिससे क्या हो, आप भी सुरक्षित रहो, आपके घर वाले सुरक्षित रहे, और आगे आने वाली जो फ्यूचर है, जो आपके संग टाइम एक्सपेंड करना चाहते हैं, वो भी क्या हो सर, खुश हो। ठीक है ना, मेरी बात सबको समझ में आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बड़ी इश्यूज थे ये। आगे आ जाओ, सॉरी आगे आते हैं सर। आगे कहता है स्टेट वाइज डाटा। अब देखो राज्यों का जो डाटा है हमारे इंडिया में, किस तरह से ये बढ़ा हुआ है क्राइम, उसको देखो। उत्तर प्रदेश में कितने सारे, सबसे ज़्यादा विमेंस को लेकर जो क्राइम बढ़ा है उत्तर प्रदेश में बढ़ा है। आप ये देखो कि उत्तर में 10,084 क्राइम्स है, मतलब समझो उत्तर प्रदेश में क्या हालात है। उसके बाद दिल्ली है
2147 है। उसके बाद सर हरियाणा है, फिर सर क्या है महाराष्ट्र है। हरियाणा में देखो कितने 995 है, महाराष्ट्र में 974 है। मतलब ऐसा कोई राज्य नहीं बचा होगा जहां पे क्राइम नहीं है। क्यों हम ऐसा करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी बात, हम ये कहते हैं कि भैया हम फ्रीडम है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का सबसे अच्छा है, बहुत फ्रीडम देता है। और रियलिटी, आप बहुत लकी हो कि आप इंडिया में हो। पता है ये चीज सोचो, कभी पढ़ो पॉलिटिक्स, समझ में आएगा कि आप इंडिया में हो के बहुत लकी हो। इतने सारे फ्रीडम आपको मिले हुए हैं ना, इतना फ्रीडम किसी और कंट्री में नहीं मिलेगा। समझ में आया? तो उसको हमें पॉजिटिव लेना चाहिए, नेगेटिव नहीं। और कुछ लोग ऐसे मतलब चीप क्वालिटी के लोग होते हैं, उसको नेगेटिव लेके बैठे हुए। समझ में आ रही मेरी बातें? तो ये सब चीजें ध्यान रखना। और यहां से एक क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में, ध्यान रखना, यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में सर पूछे जाते हैं कि स्टेट वाइज डाटा जो आपके सामने है, किस स्टेट में सबसे ज्यादा क्राइम है। तो उत्तर प्रदेश में है। कितने हैं सर जी? 10,084 केसेस सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। ये डेटा क्या है? रिवाइज डेटा है 2021 का। तो ये एग्जाम में पूछता है, ध्यान रखना। और सबसे कम कहां पे आपको? महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है 974। तो इस डेटा को लिख लेना, एग्जाम में टू द पॉइंट डेटा आपके एग्जाम में देखने को सर मिलेगा। आगे आ जाओ, वॉल्यूशन अगेंस्ट द वीमेन। ठीक है, जो वॉल्यूशन है विमेन्स के अगेंस्ट, वो क्या है? द यूनाइटेड नेशन डिफाइंस वॉल्यूशन अगेंस्ट द विमेन्स एज एनी एक्ट ऑफ जेंडर बेस्ड वॉल्यूशन दैट रिजल्ट इज और इज लाइकली टू रिजल्ट इन अ फिजिकल, सेक्सुअल, मेंटल हार्म एंड अ सफरिंग टू वीमेन, इंक्लूडिंग द थ्रेट्स ऑफ सच एज एक्ट कॉन्शन और arbitrary deprivation of liberty whether and the occurring the public private life। मतलब सिंपल सी बात है जो हम दुनिया में देख रहे हैं अभी, ठीक है, इसमें कुछ बोलना ही नहीं है, सभी बच्चे जानते हैं इसको और रात दिन हम लोग देख रहे हैं। इस पर कंट्रोलिंग की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये भी वही चीज़ है, कोविड-19, ह्यूमन राइट्स, health, physical and mental issues. Since the outbreak of the COVID-19, emerging data and the report from those the front lines have show that the type of violation against the women's and right, ठीक है, women's and girl, ठीक है, ध्यान रखना, औरतों और बच्चों में, ठीक है, particularly क्या डोमेस्टिक वायलेशन हैज़ क्या इंटेंसिफाइड। तो ये सब बड़ा अजीब है यार, सुन के अजीब लगता है, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसका रीज़न क्या है, इस चीज़ को समझो। इसका जो रीज़न है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रीज़न क्यों है, ये क्यों हो रहा है? ठीक है, जेंडर क्या है? डिस्पैरिटी इन वन ऑफ द डीप rooted cause of violation against the women that put women at a risk of a several form of violation। मतलब कह रहा है कि लैंगिक जो असमानता है महिलाओं के खिलाफ हिंसा के बड़े कारण में से एक है, जो महिलाओं को कई प्रकार के हिंसा से जोखिम में डालती है। सही बात है, रीज़न यही है, मेन रीज़न तो आपके सामने यही दिखाई दे रहा है। इनइक्वलिटीज़ भी होती है नहीं ऐसा हमारे देश में, लेकिन हम बना के रखे हैं, हम मेंटलिटी बना के रखे हैं। अच्छा वो वुमेन है, नहीं वो काम करने नहीं जाएगी, वो ये करने, अरे काहे को नहीं जाएगी भैया? तुम भी उसी देश में रहते हो जिस देश में वो रहती है। ठीक है, जो तुम्हारे राइट्स हैं ना, उसके राइट्स भी वही है। वीमेन से कुछ अलग राइट्स नहीं बनाए गए। तो ये हमें और आपको समझने की क्या है सर, देरी है। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे ना, तो उस दिन सब सेफ़ हैं, हम भी सेफ़ हैं, आगे वाली फ्यूचर भी सेफ़ है। ठीक है, ये भी वही चीज़ लिखा हुआ है। आगे आ जाओ, लॉ बनाए गए हैं अलग अलग, इसका इम्पैक्ट क्या है? ठीक है, अब इम्पैक्ट भी आपको दिखाई दे रहा है, सब कुछ वही है। रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द वॉल्यूशन अगेंस्ट द वीमेन एंड द गर्ल्स इफेक्ट वीमेन इन ऑल स्टेज ऑफ दियर लाइफ। मतलब कह रहा है महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध हिंसा के प्रतिकूल मनोवैज्ञानिक, यौन, प्रजनन और श्वास परिमाण महिलाओं को उनके जीवन के सभी चरणों में प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही बात है यार, वीमेंस के संग अगर ऐसी कोई घटना हो जाए तो अब आप सोचो, वो तो दो कहानी होता है, या तो डिप्रेशन में जाती है या तो बेचारी मर जाती है। ठीक है, और बहुत अगर स्ट्रांग बच्ची है, बहुत स्ट्रांग वीमेन है, तो वो अपने लाइफ को आगे प्रोसीड करती है। लेकिन आप कभी ये सोचो कि उनके संग हम गलत करके हम अपने आप को, ये गलत सोच हमारी होती है कि हम बहुत सारे ऐसे, मतलब जो जानवर हमारे देश में है ना, हम तो जानवर ही वर्ड देंगे और कोई वर्ड हो ही नहीं सकता उनके लिए, जो इस तरह की घटनाएं करते हैं। तो यार एक सेकंड के लिए सोचो ना, आप उनके लिए कर रहे हो, क्या कर रहे हो? आप अपने घर में अपनी सोच दिखा रहे हो। कभी इतना करके अपने घर में आके बताते हो कि हमने आज बाहर में ये काम किया, करके दिखाओ ना। तुम भी वहीं से आए हो जहाँ से वो लोग आए हैं, तुम्हारे भी माँ है, बहन है। नहीं करना चाहिए ये सब चीज़ें, बहुत गलत चीज़ होती हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं सर। एग्जाम्पल आपके सामने है, एजुकेशनल है। ठीक है, डिसएडवांटेज नॉट ओनली रिप्रेजेंटेड द
primary obstacles and a universal schooling and the right to the education for girls downline they are also the blame and restriction access to the higher education and the even translated into the limited opportunity for a women in the labor market। ये सभी चीज़ें इसमें आती हैं, ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं ग्लोबल इनिशिएट। इसके लिए इनिशिएट क्या किया गया विश्व लेवल पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है आपके लिए। स्पॉटलिंग इनिशिएट क्या है, यूरोपियन यूनियन, ठीक है, एंड द यूनाइटेड नेशन have embraced on a new global multi-year initiative focus on the eliminating all the form of violation against the women and the girls। मतलब कह रहा है स्पॉटलाइन इनिशिएटिव तैयार किया गया ग्लोबल लेवल पे, विश्व लेवल पे। यूरोपीय संघ, हमारे यूरोपियन यूनियन भी है साथ में, और यूएन भी है, यूनाइटेड नेशन है, इन दोनों ने मिलकर क्या किया है सर जी, महिलाओं एवं लड़कियों के विरुद्ध हिंसा जो भी वॉयलेशन हो रहा है रूपों को खत्म करने के लिए केंद्रीय इस नई वैश्विक बहुवर्षीय पहल की शुरुआत करी है जिसका नाम है स्पॉटिंग। ध्यान रखिएगा, स्पॉटलाइन इनिशिएटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पॉटलाइन इनिशिएटिव जो तैयार किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है, ईयू यूरोपियन यूनियन के द्वारा और यूएस के द्वारा क्या किया गया, से तैयार किया गया, किसके लिए, विमेंस वॉयलेशन के अगेंस्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं सर। आगे हमारा डेटा क्या कहता है सर, आगे हमारा डेटा क्या कहता है, इट इज सो नेम्ड एज द ब्रिंग ऑफ फोकस ऑफ द अटेंशन टू द इशूज मूविंग इन टू द स्पॉटलाइन एंड द प्लेसिंग इट द सेंटर ऑफ द एफर्ट एंड अचीविंग। वही चीज़ें हैं, ठीक है, जेंडर इक्वलिटीज हो गया, वीमेन एम्पावरमेंट हो गया। इंटरनेशनल डे ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ द वॉयलेशन अगेंस्ट द वीमेंस इज 25 नवंबर को मनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द वॉयलेशन अगेंस्ट द वीमेंस 25 ऑफ नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट डे में क्वेश्चन बन सकता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे आ जाओ। ठीक है, ये वही है, यूएन वीमेन इज द यूनाइटेड नेशन एंटिटी डेडिकेटेड टू द जेंडर इक्वलिटी एंड द एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन। तो बहुत सारे इनिशिएट किए गए हैं यूएन के द्वारा भी, ईयू के द्वारा भी, भारत सरकार के द्वारा भी, फिर भी कहीं ना कहीं अभी भी वही कहानी चल रही है। अब इंडिया इसके लिए क्या इनिशिएट कर रहा है, ग्लोबल लेवल पे हमने देख लिया इंडिया क्या इनिशिएट किया, ये भी ध्यान रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार हैं, उसके थ्रू इन्होंने क्या क्या किया है वो आपको दिखाई दे रहा है। पहला इन्होंने बोला है फंडामेंटल राइट्स, भैया जो हमारा राइट्स है, लेकिन कहाँ कोई राइट्स देखता है हमारे इंडिया में, काहे का राइट्स है ना, समझ में आ रहा है क्या है सारे, ध्यान रखिएगा। गारंटी ऑल इंडियंस राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14, नो डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर आर्टिकल 15A या 15(1) स्पेशल प्रोविजन, ठीक है, टू द क्या है, टू द मेड बाय द स्टेट इन फेवर ऑफ वीमेन आर्टिकल 14 and 3। मतलब कह रहा है यहाँ पे जितने सारे हमारे भारतीय हैं, जितने सारे हमारे भारतीय हैं, उनके समान का जो अधिकार है वो आर्टिकल 14 लिंग के आधार पर राज्य द्वारा किसी भी प्रकार के भेदभाव नहीं किए जा सकते हैं। वो क्या है सर, आर्टिकल 15A(1) में है, और महिलाओं के पक्ष में राज्य द्वारा किए जाने वाले विशेष प्रावधान अनुच्छेद 15(3) आर्टिकल 15(3) की गारंटी क्या करता है, देता है। ये सोचो आपके राइट्स हैं, आपको सब कुछ दिया गया है, उसके बाद भी हम डर के अपने घरों में बैठे रहते हैं, हम निकल के फ्रंट पे नहीं आते हैं। तो ये सब बहुत मतलब अजीब है, इतना कुछ हमारे देश पे है और इतना स्ट्रॉन्ग, मतलब आपको पता है हमारे इंडिया में ऑलरेडी कानून बहुत तगड़ा बना हुआ है, लेकिन फिर भी हम डर के बैठते, क्या करें, ऐसा मेंटलिटी माहौल बना दिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है, इंश्योर दैट द क्या है प्रैक्टिसेस, ठीक है, डिरोगेटरी एंड टू द डिग्निटी ऑफ द वीमेंस एंड द प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल 15(1)A में आता है। ये भी आगे आ जाओ। लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क क्या होता है, ये भी आपके सामने का। डोमेस्टिक क्या है सर जी, वॉल्यूशन है, वीमेन के खिलाफ एक्ट 2005 है, डोरी प्रोविजन भी है 1961 से, जो ये सब बना हुआ है। आप केस मारो ना, उठाओ ऐसे लोगों को जो दूसरे का संग रहते हैं, है ना, जो पैसे मांगते हैं, शादी विवाह के लिए करते हैं, उठाओ मारो, उस पर क्या केस मारो, ऐसा लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, चलो, सेक्सुअल हरेसमेंट हो गया, वीमेंस वर्क प्लेस हो गया, है ना, ये सब चीज़ें आते हैं। तो सब जो बने हैं भैया उसका यूज़ करो, जो भी एक्ट बने हैं, जो भी कानून बने हैं उसका यूज़ करो, काहे को आँख वाँख बंद कर लेते हो, है ना। प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रेन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस 2012 में ये एक्ट बना हुआ है, उसका यूज़ करो भाई, कानून आपके लिए है, दूसरों के लिए थोड़ी है। वे ऑफ फॉरवर्ड, आगे की क्या कंडीशन हो सकती है दुनिया में, तो वही चीज़ें हैं। हमारे को क्या है सर जी, गर्ल्स के ह्यूमन राइट्स के लिए हमारे को निकल के सामने आना चाहिए, हम सबको आना चाहिए। ठीक है, ऑल इंडिया प्रोमिसेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो SDG जो गोल है उसमें भी ये चीज़ें बताई गई है। जो 7 गोल है ना,
मैंने पढ़ाया था SDG के जो 7 गोल है उसमें भी इसको इंक्लूड किया गया है, ह्यूमन राइट्स में भी वीमेंस के लिए, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना वॉलेशन से रिलेटेड। क्राइम अगेंस्ट द वीमेंस कैन नॉट बी द रिजॉल्व इन द कोर्ट ऑफ लॉ एलोन, ठीक है, होलिस्टिकल अप्रोच एंड चेंजिंग द एंटायर इकोसिस्टम व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट रखता है, ज़रूरत रखता है, ठीक है सर। PDF ग्रुप में मिल जाएगा। ये क्या है, वही चीज़ है, कानून से लॉ से रिलेटेड है, सबके लिए बना हुआ है, NGOs हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, उम्मीद करते हैं चीज़ें आप लोग को समझ में बहुत अच्छे से आई होगी। जो भी चीज़ें मैंने एनालिसिस कराई है, अगेन कल हमारी फिर से आपकी सबकी मुलाकात होगी। कल एक नई करंट अफेयर के फिर से मिलेंगे, जो कि हम लोग डेली क्या करते हैं, 2 से 3 टॉपिक को हम लोग क्या करते हैं सर जी, क्लियर करते हैं, ठीक है। तो आज हमने 3 टॉपिक पढ़ाया, एक इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाया जिसमें हमने ये बताया कि किस तरह से इंडिया और US के बीच में जो डील हो रही है डिफेंस इक्विपमेंट से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट था वो बताया, एक सोशल इशू से हमने बताया, और हमने एक आज रिपोर्ट एंड रैंकिंग बताया, क्या सर, एयर पॉल्यूशन से। तो तीनों टॉपिक आज के ज़बरदस्त है और आपके एग्जाम में क्वेश्चन इससे आते हैं टू द पॉइंट, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा और कमेंट्स करना नहीं छोड़ेंगे ये क्लास कैसी लग रही है, कैसी नहीं लग रही है, ठीक है। तो मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।